चलिए, आई थिंक सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम डेटा स्टोरेज की बात करें तो जो हमारा डेटा स्टोरेज होता है ये जनरली हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम फाइल में रख सकते हैं अपने डेटा को, जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा को हम अपनी फाइल में रख सकते हैं। तो डेटा स्टोरेज का पहला ऑप्शन फाइल, आप किसी भी फाइल में अपने डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है हमारा डेटाबेस, हम अपने डेटा को डेटाबेस में भी रख सकते हैं। अब इन दोनों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा डेटा है और हम उसे स्टोर कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें फाइल की, तो फाइल में जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो जनरली हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ये वो सिंपल फ्लैट फाइल की बात हो रही है। यहाँ पर हम किसी एक्सेल फाइल या पर्टिकुलर फॉर्मेट की फाइल की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल फ्लैट फाइल की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो किसी भी फाइल में जब आप डेटा रखते हैं तो जनरली वो अनस्ट्रक्चर्ड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो फाइल के अंदर जो डेटा आएगा वो अनस्ट्रक्चर्ड हमारा डेटा होता है, जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट हमारा नहीं होता। और फाइल में अगर मैंने बहुत सारा डेटा लिखा है, तो मैंने आपको फाइल हैंडलिंग टॉपिक पढ़ाया था, उस फाइल हैंडलिंग टॉपिक के अंदर एक आपने पॉइंट देखा था कि जो भी हम फाइल से रीड और राइट करते थे वो सारा जो फाइल कर्सर होता था या फाइल पॉइंटर होता था उसके थ्रू हमारा कंट्रोल होता था, ठीक है। तो इस तरह से फाइल में अगर मैं किसी डेटा को रीड करता हूँ या किसी डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ या डिलीट करना चाहता हूँ तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और जो भी करना है वो सीक्वेंशियल ही करना है, सीक्वेंशियल हम जाकर डेटा पर काम करते हैं, ठीक है। तो फाइल इस तरह से हमारा अनस्ट्रक्चर डेटा को रिप्रेजेंट करती है और सीक्वेंशियल वे में हमारे ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। फाइन। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डेटाबेस की, तो हमारे जो डेटाबेस होते हैं ये स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए बेस्ट सुटेबल होते हैं। स्ट्रक्चर डेटा को आप यहाँ पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब होता है जो एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट का डेटा है, रो कॉलम में रखा हुआ डेटा है हमारा, है ना। तो ऐसे डेटा को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डेटाबेस एक सही सोल्यूशन हमारा हो सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर डेटा पर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं यूजिंग डेटाबेस, तो वहां पर सीक्वेंशियल ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑपरेशन इफेक्टिवली हम लोग कर सकते हैं, फास्ट मैनर में हम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें एक डेटाबेस की लैंग्वेज अलग से दी गई और उस डेटाबेस की लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, और उस डेटाबेस की लैंग्वेज का नाम क्या होता है? एसक्यूएल। यहाँ पर एसक्यूएल बेस्ड ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म करे जाते हैं। ये एसक्यूएल क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर आपसे कहा जाए कि फाइल का यूज कहाँ किया जा सकता है, अगर कुछ एग्जांपल अगर दिए जाएं कि सर डेटा को स्टोर करने के लिए इस सिचुएशन में फाइल का यूज करेंगे और इस सिचुएशन में हम लोग डेटाबेस का यूज करेंगे, तो मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने कोई भी एक गेम बनाया और उस गेम का कोई एक स्कोर बनकर तैयार हो रहा है। किसी ने गेम बनाया
और उस गेम का कोई स्कोर बनकर आया। अब जो यूजर है ये इस गेम को खेलता है और यहाँ पर इसने एक स्कोर बनाया। अब अगली बार यही यूजर जब इस गेम को खेलेगा तो मैं इसे दिखाना चाहता हूं कि अब तक आपने जितनी बार ये गेम खेला है आपका हाईएस्ट स्कोर ये रहा है। हाईएस्ट स्कोर मैं दिखाना चाहता हूँ। अब भले ही ये गेम खेलने के बाद सिस्टम शट डाउन कर दे, लेकिन जो स्कोर बनाए वो कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा, ताकि अगली बार जब ये यूजर उस गेम को दोबारा खेले तो उसे हाईएस्ट स्कोर दिखाया जा सके। तो इस सिचुएशन में आप एक फाइल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा हमारा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा डेटा होगा, इसमें सिर्फ एक स्कोर स्टोर करना है मुझे। यहाँ पर बहुत ज्यादा सीक्वेंशियली इटरेट करना नहीं पड़ेगा फाइल के अंदर। तो इस पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, फाइल का यूज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, कहां पर हम फाइल में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बात करते हैं। मान लीजिए ये आप हैं और आपके जैसे कई सारे यूजर हैं, ठीक है, और आप मान लीजिए किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, किसी भी वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं, एक वेब सर्वर पे कोई वेबसाइट चल रही है। अब आप इसे फेसबुक मान लो, यूट्यूब मान लो, फ्लिपकार्ट मान लो, अमेजन मान लो, कुछ भी मान लो। कोई भी यूजर इस वेबसाइट पर आया और यहाँ पर कुछ सर्च करके गया या कोई एक्टिविटी करके गया। मान लो आप फेसबुक पर आए, आपने फेसबुक पर लॉगिन किया, तो आपने किस ब्राउजर से लॉगिन किया, कितने बजे लॉगिन किया और उसके बाद कब आपने लॉग आउट किया। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना चाहता हूँ। तो मैं इस काम को करने के लिए एक फाइल बना सकता हूं जिसको मैं क्या बोलूंगा, लॉग फाइल, जिसमें हमारा कौन सा यूजर कब लॉगिन हो रहा है और कब लॉग आउट हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर स्टोर कर दी जाएगी। तो यहां पर हम फाइल का यूज कर सकते हैं लॉग मेंटेन करने के लिए। इमेजिन करिए आप कोई मोबाइल ऐप का यूज कर रहे हैं, ये आपका कोई मोबाइल है और इसमें आप कोई अपनी ऐप का यूज कर रहे हैं। अचानक ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी ऐप अभी तक अच्छा चल रही थी, फिर अचानक से क्रैश हो जाती है और वो रेस्पॉन्स करना बंद कर देती है। तो यहाँ पर जब ऐप क्रैश हो जाती है, रेस्पॉन्स करना बंद कर देती है, तो यहाँ पर एक मैसेज आता है, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, और कैंसिल। रिपोर्ट का मतलब है कि जिसने ऐप ये बनाई, आप उसको इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं कि ये ऐप क्रैश हुई है, आपके मोबाइल का वर्जन ये है, इतने टाइम पर क्रैश हुई है, इस दिन क्रैश हुई है, आपने ये एक्टिविटी करी थी इस वजह से क्रैश हुई है। तो वो सारी डिटेल पहले मोबाइल के अंदर कहीं होनी चाहिए ना, एक फाइल के अंदर। कहाँ होनी चाहिए, एक फाइल के अंदर होनी चाहिए। तो जितनी भी एप्लीकेशन है, जब ये हमारा आप यूज करते हैं, तो अगर ये क्रैश होती है किसी भी वजह से, तो वो क्रैश रिपोर्ट एक फाइल में सेव करी जाती है। और आप जब आप उस रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं या सेंड स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करते हैं, तो वो फाइल अपलोड कर दी जाती है हमारा प्ले स्टोर पर। जिसने ये ऐप बनाकर प्ले स्टोर पर रखी थी वो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है, इनको मेंटेन करने के लिए आप फाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस कहाँ यूज कहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए ये आप हैं और आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये मान लीजिए ड्यूकेट में सब लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है। तो अब हमारे पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका कोर्स क्या है ना, अदर इंफॉर्मेशन होगी। और ये इंफॉर्मेशन एक यूजर की नहीं होगी, इसी फॉर्मेट पे जितने भी स्टूडेंट आएंगे ड्यूकेट में पढ़ने के लिए, सबकी इंफॉर्मेशन इसी फॉर्मेट में मुझे रखनी है। तो इस काम को करने के लिए मैं फाइल की जगह पर क्या यूज करूंगा, एक डेटाबेस यूज करना पसंद करूंगा। क्योंकि इजीली अगर मुझे किसी का कोर्स अपडेट करना हो या किसी की फीस अपडेट करनी हो तो मैं इजीली कर लूंगा। अगर मैंने फाइल में सारी यूजर की डिटेल रख दी और मान लीजिए आज किसी ने पेमेंट किया है, अब मैं उसको अपडेट करने जाऊंगा तो ये प्रैक्टिकली टेंड्स टू इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि एक साल में ड्यूकेट में कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और जो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 1000 स्टूडेंट्स हैं जो ड्यूकेट में पढ़ने आते हैं एक साल के अंदर, तो अब सोचिए 1000 इंफॉर्मेशन
एक फाइल में रखना है, फिर उसको कभी भी अपडेट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इफेक्टिव बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये काम डेटाबेस के थ्रू बड़ी आसानी से हो सकता है। तो जब आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन रखनी है जिसमें मल्टीपल लोगों का डेटा आएगा या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का डेटा आएगा, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, और वो इंफॉर्मेशन एक फॉर्मेट में आकर हमें रिप्रेजेंट करनी है, तो उस पर्पस के लिए आप डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइल और डेटाबेस में बेसिक, मैंने आपको एक फंडामेंटल डिफरेंस बताया। डिटेल में आप इसे अपने लेवल पर भी अच्छे से और समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज जितने भी डेटाबेस है वो सब आरडीबीएमएस है, तो वो हमारा स्कोप नहीं है कि आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, वो आप अपने लेवल पर पढ़ सकते हैं। हमारा जो काम है वो ये पढ़ना है ना। इसको पढ़ाने के लिए जितना फंडामेंटल रिक्वायर्ड है वो सारा मैं आपको पहले एक ओवरव्यू के तौर पर पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है इसे पढ़ना, ना कि डेटाबेस को पढ़ना। ठीक, तो अब आज की डेट में जितने डेटा डीबीएमएस है वो सब आरडीबीएमएस ही है। ठीक है, ये मानकर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो डेटाबेस है, मान लीजिए ये एक डेटाबेस है, तो ये जो डेटाबेस है क्या हमारे लैपटॉप पर पहले से होता है, क्या हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो जितने भी हमारे डेटाबेस होते हैं ये सब हमारा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा अपडेट करे जाते हैं, एक सॉफ्टवेयर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या होता है? सॉफ्टवेयर का नाम होता है जिसके अंदर हमारा डेटाबेस बंडल करके दिया जाता है। तो जब आपको डेटाबेस अपने सिस्टम पे चाहिए होगा तो आप एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं जिसके अंदर डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि डेटाबेस डेटाबेस किसके अंदर क्रिएट होता है? एक सॉफ्टवेयर के अंदर, और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? डीबीएमएस, या आर को साइलेंट मान लो आज की डेट में, या आप उसे बोल सकते हैं आरडीबीएमएस। तो आपको क्या डाउनलोड करना होगा? कोई भी डीबीएमएस या आरडीबीएमएस डाउनलोड करना होगा जिसके अंदर डेटाबेस को आप क्रिएट कर सकते हैं। जितने चाहे उतना डेटाबेस एक डीबीएमएस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फिर डेटाबेस के अंदर क्या आता है उसकी बात करेंगे, डेटाबेस के अंदर और क्या चीजें हमारी आती हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो डीबीएमएस बनाती हैं? मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। जैसे कुछ पॉपुलर अगर मैं नाम लिख दूं तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम सबने सुना हुआ है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ये एक हमारा डीबीएमएस बनाती है, या आरडीबीएमएस कह लो, बनाती है, जिसका नाम है सिक्वल सर्वर। तो सिक्वल सर्वर नाम का एक डीबीएमएस है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट से सिक्वल सर्वर को डाउनलोड करके उसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। ये पेड डेटाबेस है, आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा तब आपका ये चलता है। दूसरा, ये सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आता है। अगर आप लिनक्स मैकबुक पे काम करते हैं तो आप सिक्वल सर्वर का यूज नहीं कर पाएंगे। आप ऑरेकल का यूज कर लीजिए, ऑरेकल के कई सारे हमारे डेटाबेस आते हैं। तो बहुत से लोग ऑरेकल को एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कम डेटाबेस के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो इसका एक डेटाबेस आता है ऑरेकल सर्वर नाम से, या ऑरेकल के कई सारे वर्जन हैं। ऑरेकल का 8i 9i 10g 12c 18c सब आपने सुने होंगे। तो मैं यहाँ पर जनरल लिख देता हूँ ऑरेकल डेटाबेस सर्वर। तो ऑरेकल का भी एक ऑरेकल डेटाबेस सर्वर आता है, अलग अलग वर्जन के आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के भी अलग अलग वर्जन के ही आते होंगे, ऐसा नहीं है। ये भी लाइसेंस के साथ आप यूज करते हैं, है ना। ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जनरली अवेलेबल है जो मार्केट में यूज होते हैं, लाइक विंडोज, मैकबुक, लिनक्स, ऑरेकल सबके लिए अवेलेबल होता है। और आप क्या यूज कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं डेटाबेस DB2। जो DB2 डेटाबेस है ये बनाया था आईबीएम ने। आईबीएम का डेटाबेस है जिसका नाम है DB2। आप इसका यूज कर सकते हैं, DB2 सर्वर का, इनका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक डेटाबेस है जिसको इनिशियली बनाया था माई सिक्वल AB नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बनाया गया था।
आई थिंक 1995 में इस डेटाबेस को बनाया गया था और डेटाबेस का नाम है माई सिक्वल और ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जिसने माई सिक्वल डेटाबेस बनाया था माई सिक्वल एबी। स्वीडिश कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, एक बार गूगल करके देख लेना। इसको बाद में एक्वायर कर लिया सन माइक्रो सिस्टम ने, तो ये फिर चला गया सन माइक्रो सिस्टम के पास जो जावा के लिए फेमस था बहुत। जावा जिसने बनाई थी जेम्स गॉसलिंग सन माइक्रो सिस्टम के साथ ही काम किया करते थे, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम ने लिया था आई थिंक इसको 2003 में लिया था, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम को फिर बाद में परचेज कर लिया, खरीद लिया ऑरेकल ने। तो अब सन के जितने प्रोडक्ट हैं लाइक जावा हो गई, माई सिक्वल हो गया, या आपका सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सन माइक्रो सिस्टम हार्डवेयर बनाती थी, रैम प्रोसेसर वगैरह बनाती थी, वो सब ऑरेकल ने फिर धीरे धीरे बंद कर दिया। सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन सन माइक्रो सिस्टम वाला उसने आगे कंटिन्यू रखा। और आज ऑरेकल हमारा इस डेटाबेस को मेंटेन कर रही है जिसका नाम है माई सिक्वल सर्वर। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ये कुछ पॉपुलर डेटाबेसेस के नाम मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे डेटाबेसेस वास्तव में आरडीबीएमएस। तो मैं एक डिफरेंस आपको जरूर बताना चाहूंगा डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का, भले ही हमारा ये स्कोप नहीं है, हम उसके कोर्स को नहीं पढ़ रहे हैं, ये अलग ही कोर्स होता है, बट फिर भी एक छोटा सा नॉलेज हमें जरूर होना चाहिए। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि डीबीएमएस क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग को सपोर्ट नहीं करता। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई आपके कॉलेज की लैब है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एक लैब है, इसमें कई सारे पीसी हैं, अब इसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पर कई सारे लोग काम कर रहे हैं। अब अलग अलग लैपटॉप पर अलग अलग लोग अपना अपना मॉड्यूल बना रहे हैं, अपना अपना कोड बना रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे सेम डेटाबेस यूज करना है, जो डेटाबेस में डेटा रखा है वो यहाँ पर भी चाहिए, वो यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए। तो जो डीबीएमएस होता था, जो इनिशियली यही आता था हमारा, ये हमारा स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होता था। स्टैंड अलोन का मतलब होता है ये हमारा डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर होता था। डेस्कटॉप बेस्ड मतलब ये सिंगल मशीन पर चलने के लिए ही बनाया जाता था। तो यहां पर आपने अगर डीबीएमएस इंस्टॉल कर दिया तो इसका यूज सिर्फ इस मशीन पर चलने वाले कोड को ही करना है। अगर यहाँ पे करना है तो इसकी कॉपी यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब सर अगर मैंने इसकी कॉपी यहाँ इंस्टॉल कर दी और यहाँ पे कुछ चेंज हुए तो वो चेंज कैसे आएंगे? तो ये बड़ा चैलेंजिंग हुआ करता था। तो आरडीबीएमएस में सबसे पहले यही कहा गया कि जो भी डीबीएमएस है वो एक सर्वर पे चलेगा। अगर डीबीएमएस एक सर्वर पे चलेगा तो ऐसा डीबीएमएस आरडीबीएमएस कहलाए। तो जितने भी हमारे आरडीबीएमएस हैं उन सब के नाम में आप देखेंगे सर्वर वर्ड आता है। इसका मतलब यह है कि अब अगर मैंने किसी भी मशीन पर आरडीबीएमएस इंस्टॉल कर दिया तो अब उसको किसी दूसरी मशीन पर नेटवर्क आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल जो टेक्निक होती है उनका यूज करके एक्सेस किया आसानी से जा सकता है। तो हर सर्वर का जब आप इंस्टॉल करते हैं तो एक पहचान होती है पोर्ट नंबर। तो जितने भी आरडीबीएमएस हैं इन सब की एक पहचान है, इनका अपना अपना सबका पोर्ट नंबर होगा, ठीक है। आईपी एड्रेस कंप्यूटर का होता है, एक कंप्यूटर पर अगर मैंने चारों इंस्टॉल कर दिए तो इनकी पहचान कैसे करोगे? इनके पोर्ट नंबर से करेंगे। बहरहाल हमें इससे ज्यादा फिलहाल के लिए नहीं पढ़ना है, हमारा काम ये नहीं है। तो आरडीबीएमएस के नाम में सर्वर वर्ड आ रहा है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये एक सर्वर बेस्ड हमारा प्रोडक्ट होता है। जब आप कोई भी आरडीबीएमएस डाउनलोड करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्शन है, आपको सीधा बस डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल करना है, ऑटोमेटिकली उसका सर्वर आपके सिस्टम में आएगा। अपने आप वो जब रन करेंगे डेटाबेस तो उसका सर्वर रन होगा और सर्वर के ऊपर ही आपका डेटाबेस इंस्टॉल हमारा होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कौन सा वाला यूज करने वाले हैं। तो ये जो हमारे डेटाबेस हैं ये ज्यादातर लाइसेंस वाले डेटाबेस हैं, ठीक है। अगर हम माई एसक्यूएल की बात करें तो जो माई एसक्यूएल है, ये माई एसक्यूएल हमारा इनिशियली ओपन सोर्स डेटाबेस आता था, लेकिन जब से ये ऑरेकल के पास गया है ऑरेकल ने इसके भी दो फ्लेवर बना दिए। एक इसका बना दिया कम्युनिटी एडिशन और एक बना दिया एंटरप्राइज एडिशन। तो एक इसका आता है कम्युनिटी एडिशन
और एक आता है इसका एंटरप्राइज एडिशन। तो जो कम्युनिटी एडिशन है ये फ्री है, इसका हम यूज कर सकते हैं, और जो एंटरप्राइज एडिशन है ये हमारा ओपन सोर्स नहीं है, ये लाइसेंस के साथ हम यूज करेंगे, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, माई सिक्वल पे हम थोड़ा सा काम करना सीखेंगे। अब जितने भी ये डेटाबेस के नाम आपने लिए, जितने भी डेटाबेस के नाम आपने लिए, अब सबके नाम हटाकर मैं DB1 कर रहा हूं, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, डेटाबेस 4, ये बहुत सारे डेटाबेस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये हम और आप लोग हैं। अब हम और आप लोग इस डेटाबेस में डेटा कैसे रख के जाएं, इसमें जो रखा हुआ डेटा है उसको कैसे फैच करें, इसमें जो डेटा रखा हुआ है उसको अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो ये काम कैसे करा जाए। तो इस काम को करने के लिए जितने भी डेटाबेस हमारे आते थे, मतलब अगर मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं, तो पहला डेटाबेस 1960 में आई थिंक बनाया गया था, अमेरिकन एयरलाइंस के पैसेंजर का डेटा स्टोर करने के लिए। जो सबसे पहला डेटाबेस बनाया गया था, शायद IBM के अंदर या IBM के किसी एम्प्लॉय ने बनाया था 1960 में, पहला डेटाबेस था जो अमेरिकन एयरलाइंस के पैसेंजर का डेटा स्टोर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहला डेटाबेस 1960 में आया, तो उसका नाम पता नहीं क्या था, एक बार आप देख लेना नाम क्या था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा, मान लीजिए कोई भी यूजर है हमारे और आपके जैसा, तो अब अगर हम किसी डेटाबेस से बात करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हर डेटाबेस वाला हमें क्या देता था, एक अपनी लैंग्वेज देता था, जिसको हम क्या बोलते थे, क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस बनाती थी तो वो साथ में अपनी एक क्वेरी लैंग्वेज बनाती थी, और उस क्वेरी लैंग्वेज में हमें कुछ कमांड्स दी जाती थी। जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड लिखकर फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर डिलीट कर सकते हैं। इवन जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आते नहीं थे, 1992-93 की अगर हम बात करें, 94-95 की बात करें, तो उस समय कमांड प्रॉम्प्ट से पूरा कंप्यूटर चलाया जाता था, तो हर काम को करने के लिए कमांड लिखनी पड़ती थी। आज जो हम हर काम माउस क्लिक से कर लेते हैं, ग्राफिकल पे क्लिक करके कर लेते हैं, ये पहले नहीं पॉसिबल था, जब से विंडोज आए तब से पॉसिबल हुआ है ना। तो पहले कमांड प्रॉम्प्ट से हर काम को कमांड से लिखकर करते थे। उस समय, जिस समय डेटाबेस बनाए जा रहे हैं 1960 है, तो अगर डेटाबेस में कुछ रखना है, डेटाबेस से कुछ निकालना है, तो हर काम को करने की कमांड होगी। तो उस कमांड के एक सीक्वेंस को हम लिखते थे, और बहुत सारी कमांड्स को जब हम एक सीक्वेंस में अरेंज करते थे तो उसी को बोलते थे क्वेरी। तो क्वेरी का मतलब क्या हो गया, हमने कुछ कमांड्स लिखी हैं जो कलेक्टिवली हमारा क्या कर रही हैं, डेटाबेस में कुछ करके आती हैं, तो उन कमांड्स के फॉर्म को, उन कमांड्स के कलेक्शन को क्या बोलते थे, क्वेरी कहते थे। तो क्या बना है, हमारा क्वेरी लैंग्वेज नाम का कॉन्सेप्ट बना। हर डेटाबेस वाला हमें क्वेरी लिखने के लिए कुछ कमांड्स प्रोवाइड करता था। अब हम और आप लोग अगर 1960-70 में होते, तो अगर हम जो डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, उस डेटाबेस की जो कमांड्स हैं जो हमें मिली हुई हैं वो हमें सीखनी होती है, उन कमांड्स का यूज करके हम क्वेरी लिखते, तब जाके हम अपना काम कर पाते। अगर कल को एक नया डेटाबेस वाला आ गया तो ये अपनी कमांड्स हमें देता था, यानी कि इसकी जो क्वेरी लैंग्वेज है वो अलग होती थी। अब हम और आप लोग अगर उस समय होते तो फंस गए होते, क्योंकि हमने एक बार मेहनत कर ली और इस डेटाबेस की जो कमांड्स हैं वो सीख ली, डेटा को रखने की, फैच करने की, डिलीट करने की, अब वो सब बेकार हो गई, क्योंकि अब आप डेटाबेस दूसरा कभी यूज करेंगे तो दूसरा डेटाबेस अपनी कमांड लेकर आएगा। तो ये तो बहुत चैलेंजिंग था। तो अभी तो शुरुआत हुई है ना, 1960-70 की बात है, शुरुआत हुई है अभी तो। लगभग 25 साल तक ये ऐसा ही चलता रहा, इतना ज्यादा यूज भी नहीं हो रहा था। बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन में डेटाबेस उस समय यूज, इतना कंप्यूटराइजेशन कहाँ था 1960-70 के अंदर, है ना। तो फाइनली 1986 में, 1986 में उस समय के जो भी डेटाबेस वेंडर्स थे, जो भी अवेलेबल थे डेटाबेस वेंडर्स, उस समय इन सारे डेटाबेस वेंडर्स ने एक ज्वाइंट एफर्ट करा। और उस ज्वाइंट एफर्ट का पर्पस ये था कि जो हमारा प्रोग्रामर है, जो हमारा डेवलपर है डेटाबेस का, इसको परेशानी पड़ रही है, ये एक डेटाबेस में काम करना सीख जाता है तो कल को दूसरा डेटाबेस जब आता है तो ये बेकार हो जाता है, फिर जीरो हो जाता है, इसे फिर से शुरू से सीखना होता है। तो इस समस्या का समाधान दिया जाए। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उस समय के जितने डेटाबेस थे वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, और उन्होंने एक
कॉन्सेप्ट दिया स्टैंडर्ड का, कि भाई एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। स्टैंडर्ड शब्द का मतलब है कि जो कमांड्स ये डेटाबेस वाला दे रहा है वही कमांड्स अगर ये दे दे तो इसका काम बन जाएगा। भाई आपको कमांड तो देनी है, बस आप क्या कर रहे हो, उनके नाम अपनी पसंद के दे रहे हो। आपको बस इतना करना है कि आप उन कमांड्स के नाम अपनी पसंद के ना देकर क्या कर लेते हैं, सब लोग एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में हम बैठकर कमांड्स डिसाइड कर लेते हैं। सब लोग उसी नाम से फिर डेटाबेस के अंदर अपनी अपनी कमांड्स लेकर आएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो इसको बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर इसने आपका डेटाबेस पढ़ा तो जो कमांड्स पड़ी होंगी इस डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, कल को जब ये दूसरे डेटाबेस में जाएगा तो वही कमांड्स यहां मिल जाएंगी, तो ये जीरो नहीं हो जाएगा। तो अगर ये स्टैंडर्ड बना दिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है। तो 1986 में ये एक डिसीजन लिया गया कि जितने भी डेटाबेस वाले हैं वो एक स्टैंडर्ड को मानेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है वो स्टैंडर्ड कौन मेंटेन करेगा आगे। मान लो आज 1986 में ये बना दिया, अब कल को फिर इसे कोई तो मेंटेन करेगा, कोई तो आगे बढ़ेगा। तो यहां पर एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया गया। ये जितने डेटाबेस वेंडर वाले उन्होंने क्या करा, एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया और वो थर्ड पार्टी स्पेशलाइज्ड थी स्टैंडर्ड देने के लिए। और उसका नाम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, बस ये नहीं जानते कि उसका भी कंट्रीब्यूशन डेटाबेस में कहीं ना कहीं है, और उसका नाम है ANSI। ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ANSI जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम स्टैंडर्ड देना ही होता है। ठीक है, तो जितने डेटाबेस वाले थे इन्होंने एक एग्रीमेंट अपने आप में बनाया कि हम एक काम करते हैं, जो भी डेटाबेस की कमांड्स होंगी उसको मेंटेन करने का जिम्मा ANSI को सौंप देते हैं। अब ANSI जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हम सब लोग मानेंगे। इस बात पर सारे डेटाबेस वाले एग्री हो गए और 1986 में हमारा एक स्टैंडर्ड बनकर तैयार हो गया। किस बात का, डेटाबेस के अंदर क्या क्या कमांड्स होंगी इसका। और उस स्टैंडर्ड का एक नाम रखा गया और उसका नाम था SQL। तो SQL एक डेटाबेस का नाम नहीं है, SQL एक स्टैंडर्ड का नाम है जो आज की डेट में हमें ANSI वाला हमारा मेंटेन कर रहा है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज तो चलो समझ में आ गया कि इसके नाम में QL आता है। क्वेरी लैंग्वेज तो पहले भी आ रही थी, पहले डेटाबेस स्पेसिफिक आ रही थी, अब ये स्टैंडर्ड हो गई। और ये क्वेरी लैंग्वेज किस तरह के डेटा पे काम कर रही है, स्ट्रक्चर डेटा पे काम कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, SQL। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, अक्सर बच्चे आते हैं पूछते हैं सर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, अब सर ये बताओ उसमें मैं डेटाबेस कौन सा यूज करूं, SQL यूज करूं उसके अंदर या MySQL यूज करूं। तो ये एक स्टूडेंट जितना जानता है अपने लेवल पर सही पूछ रहा है ना, क्योंकि उसको हमेशा कंफ्यूजन है, उसको लगता है ये दो डेटाबेस के नाम है, इनमें से एक ही डेटाबेस है जिसका नाम है MySQL। ये डेटाबेस है ही नहीं, ये किसी भी डेटाबेस पर काम करने की लैंग्वेज का नाम हो गया। SQL इज स्टैंडर्ड करेंटली मेंटेन्ड बाय ANSI। अच्छा, इसमें एक काम और करा गया, एक साल बाद 1986 में ANSI वालों से कहा गया कि आप डेटाबेस की जो क्वेरी लैंग्वेज है, ध्यान रखना डेटाबेस का स्टैंडर्ड नहीं देगा ANSI वाला, डेटाबेस पे जो क्वेरी लैंग्वेज चलती है उसका स्टैंडर्ड देने वाला काम कर रहा है। तो 1986 में, एक साल बाद 1987 में एक और बहुत बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है ANSI की तरह, इसको भी इन्वॉल्व किया गया। और 1987 में उस ऑर्गेनाइजेशन को जब इन्वॉल्व किया गया तो उसका नाम आज भी वही है जो उस समय था, ISO। तो ISO जो हमारा स्टैंडर्ड देता है वो इंटरनेशनल वे में देता है। ANSI जो स्टैंडर्ड देता है वो फोकस करता है US के लिए, यानी अमेरिकन के लिए। इसीलिए ANSI के साथ साथ ISO को भी इन्वॉल्व कराएगा ताकि कल को कोई ये ना बोले कि भाई ये हमारा कंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड दे रहा है। तो आज की डेट में ANSI और ISO ये कलेक्टिवली हमारे SQL को मेंटेन करते हैं। तो अगर कोई नया SQL में चेंज करेंगे तो ये दोनों ज्वाइंट एफर्ट लगा के करते हैं। और जो इन्होंने चेंजेस बताए हैं, जो चेंजेस इन्होंने सजेस्ट करे हैं, आज की डेट में जितने भी डेटाबेस हमारे चल रहे हैं वो उन सबको अडॉप्ट करेंगे, उन सबको मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डेटाबेस पढ़ना नहीं है,
हमारा काम है डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ना। तो आज अगर मैं आपको एसक्यूएल सिखा देता हूं तो मुझे कोई एक डेटाबेस तो चाहिए ही होगा ताकि मैं इस क्वेरी लैंग्वेज को समझ पाऊं। तो वो डेटाबेस मैं आपको माई एसक्यूएल यूज करवाऊंगा। कल को यही क्वेरी लैंग्वेज जो मैंने आज आपको सिखानी है आप ओरेकल के साथ यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परसों आप आईबीएम के डेटाबेस के साथ यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें एज ए पाइथन डेवलपर क्या आना चाहिए, एसक्यूएल आनी चाहिए। भले ही डेटाबेस हम कोई सा भी यूज करें, करना तो होगा ही, कोई सा भी यूज करो, ये चेंज होता रहता है ना। आप एक प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उस प्रोजेक्ट में जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि ऑरेकल लगाओ, आपने ऑरेकल डेटाबेस लगा दिया और उसमें क्वेरी लिखनी शुरू कर दी। अब वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया, कल को आपका नया प्रोजेक्ट आ गया, अब उसका जो क्लाइंट है बोलेगा नहीं यार मेरे में तो आईबीएम का DB2 लगाओ। आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो क्वेरी लैंग्वेज आपने वहां लिखी थी सेम क्वेरी लैंग्वेज यहाँ भी चलेगी, सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कराने वाला जो डेटाबेस है वो बदल गया, क्या फर्क पड़ता है हमारा। ठीक है, चलो तो इस तरह से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है हमारा एसक्यूएल का। तो अब आज के बाद ये कोई नहीं बोलेगा, ना ही कोई ऐसा सजेस्ट करेगा कि सर मेरे प्रोजेक्ट में एसक्यूएल डेटाबेस यूज हो रहा है। गलत स्टेटमेंट है, एसक्यूएल एक डेटाबेस नहीं है। एसक्यूएल किसी भी डेटाबेस पे चलने वाली क्वेरी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है या क्वेरी लैंग्वेज का नाम है जो आईएसओ और एनएसए वाले मेंटेन कर रहे हैं। हाँ भाई उज्जवल, क्या पूछना है बताओ। सर मुझे ये पूछना है, जैसे एसक्यूएल है और एक नो एसक्यूएल आता है, यानी कि एक स्कीमा बेस्ड डेटाबेस होता है और एक स्कीमा लेस होता है, जैसे मोंगो वगैरह हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी की इंडस्ट्रीज जो है वो शायद ज़्यादातर आई गेस नो एसक्यूएल पे ही जा रही है। हाँ, तो ये हमारा भाई एसक्यूएल वाली कहानी आ गई। तो एसक्यूएल जिन डेटाबेस पे चलता है वो स्ट्रक्चर डेटाबेस हमारे होते हैं, यानी रो कॉलम की फॉर्म में डेटा आपका आता है। अगर मुझे स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा दोनों को कंबाइन करके रखना हो तो हमारे पास ऐसे डेटाबेस भी आते हैं जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि एक रो में, मतलब आप एक ऐसी टेबल बना रहे हैं जिसमें पहली रो में 3 वैल्यू हैं, 1 2 3, तो दूसरी रो में 4 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये हमारा जो अब तक डेटाबेस आते थे उसमें पॉसिबल नहीं था। लेकिन जो अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका नाम होता है हमारा नो सिक्वल डेटाबेस। नो सिक्वल डेटाबेस, ये क्या होते हैं, इसका मतलब होता है नो सिक्वल को लोग कहते हैं नॉट ओनली सिक्वल। मतलब नॉट ओनली सिक्वल का मतलब ये है कि ये सिक्वल को भी सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है जेसन का। तो जेसन प्लस एसक्यूएल दो को यहां पर आपको पढ़ना होता है। तो जो हमारा नो सिक्वल डेटाबेस है, अगर आप इन पे काम करते हैं तो इसमें आपको स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी होती है। स्ट्रक्चर डेटा को आप एसक्यूएल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर डेटा और स्ट्रक्चर दोनों को जेसन के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो एक बड़ा फेमस डेटाबेस है जो हमारा नो सिक्वल डेटाबेस कैटेगरी के अंदर आता है, मोंगो डीबी करके, मोंगो डीबी। तो जो मोंगोडीबी डेटाबेस है ये नो सिक्वल डेटाबेस है, इसमें स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर दोनों चीजों को आप स्टोर कर सकते हैं। ज्यादा बार वेब में अगर हम देखें तो इसका बहुत यूज हो रहा है। वेब रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, चाहे वेब में आपका एक वेबसाइट बना हो, चाहे ज्यादा बार इसका यूज वेबसाइट की जगह वेब एपीआई के अंदर हो रहा है। जब वेब एपीआई बनती है या जिसको वेब सर्विस भी कहा जाता था, वहां पर हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो ज्यादा बार हमारा नो सिक्वल डेटाबेस के अंदर यूज हो रहा है। ठीक है, जितने भी हमारे क्लाउड डेटाबेस वाले हैं लाइक फायरबेस हो गया, तो जो फायरबेस है गूगल का प्लेटफॉर्म है एक क्लाउड डेटाबेस का, वो आपका नो सिक्वल डेटाबेस है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हमारा जो स्कोप है वो ये नहीं है, हमारा स्कोप है एसक्यूएल, और एसक्यूएल के लिए हम कोई भी एक डेटाबेस यूज कर सकते हैं। मैं माइस्क्यूएल का यूज कर रहा हूं, आप अपने लेवल पर ओरेकल यूज कर सकते हैं, DB2 यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस हमें एसक्यूएल की करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसक्यूएल का जो कॉन्सेप्ट था ये हमारी समझ में आ गया। अब बात करते हैं
कि माई एसक्यूएल, तो इसके बारे में बताया मैंने कि माई एसक्यूएल 1995 में सबसे पहले बनाया था ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम था माई सिक्वल ए बी करके। उसके बाद 2003 में सन माइक्रो सिस्टम ने इसको ले लिया। उसके बाद 2010 में ऑरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को परचेज कर लिया, और आज ये ऑरेकल का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट हो गया है। ऑरेकल पर इसका मोहर लगा हुआ है। ऑरेकल ने इसके 2 वर्जन बना दिए, अब तक नहीं थे। ऑरेकल ने इसके 2 वर्जन बना दिए, कम्युनिटी वर्जन और दूसरा एंटरप्राइज वर्जन। ये फ्री है, ये चार्जेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम माई एसक्यूएल को यूज कर सकते हैं। अब इसके नाम में माई वर्ड क्यों आता है, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी, अपने आप पढ़ना, तो थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जिसने ये माई सिक्वल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो इसका ओनर था, उसकी डॉटर का नाम था माई। उसकी डॉटर का नाम माई था, तो उसने अपनी डॉटर के नाम पर डेटाबेस का नाम माई एसक्यूएल रखा, और कंपनी का नाम भी माई एसक्यूएल रखा। ठीक है। एबी का मतलब होता है लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी। तो एबी जनरली लिमिटेड कंपनी को बोला जाता था। ठीक है, आप आज की डेट में लिमिटेड ही बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आप इसको माई सिक्वल लिमिटेड ऐसे समझ सकते हैं। तो जिस बंदे ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस बंदे ने माई सिक्वल डेटाबेस के नाम में माई रखा, क्योंकि माई उस बंदी के डॉटर का नाम था। और एसक्यूएल इसलिए रखा क्योंकि ये क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, इसलिए इसके नाम में एसक्यूएल वर्ड भी आता है। फिलहाल अब चलते हैं काम की बात पर, कहानी बहुत हो गई। सीधा वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर माई सिक्वल की, या सीधा गूगल पे लिख दो डाउनलोड माई सिक्वल इंस्टॉलर। तो पहला लिंक आएगा। तो वेबसाइट का नाम है dev.mysql.com। ठीक है, सीधा यहाँ पर हमें डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। अब ध्यान रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अलग है, लिनक्स का अलग आएगा, मैकबुक का अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। तो जो मैं यहाँ डाउनलोड कर रहा हूँ वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट के कंपैटिबल है। अब ये 2 मिलेंगे आपको, ये वाला करना है आपको, ये इंस्टॉलर है जिसका साइज 435 MB है। तो 435 MB का है ना। ये तो 202.4 M का, ये तो कुछ नहीं है ना। ये आपका वेब इंस्टॉलर कहला रहा है, और ये आपका हो गया, ये हमारा माई इंस्टॉलर, ये आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ये जो वेब इंस्टॉलर है, इसका मतलब ये होता है कि आपको बस एक सिंपल फाइल दे देगा, उसके बाद पूरा का पूरा सेटअप ऑनलाइन हमारा जब आप इंस्टॉल करेंगे उस समय सारी फाइलें सर्वर से फैच करेगा। ये आपको पहले से कुछ फाइलें दे देगा, और 90% फाइलें आपको मिल जाएंगी, लोकल मशीन पर आ जाएंगी, और सिर्फ 10% फाइलें रह जाएंगी डिपेंडेंसी वाली, जो हमारा आगे यूज होंगे। ठीक है, तो इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो ये कह रहा अकाउंट बनाओ, तो आप डाउनलोड करोगे तो आपको नहीं करना, लिख कर आ रहा है नो थैंक्स ना, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो आपको कोई अपना अकाउंट बनाने की बिट का लगाएगा। तो ये 64 बिट वाला ही है, जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ 64 बिट वाला ही है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड, और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और ये नीचे देखो ऑरेकल का लोगो लगा हुआ है, क्योंकि ऑरेकल का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। प्रोप्राइटरी मतलब होता है मालिकाना अधिकार। तो ये लगभग 500 MB का है, तो ये डाउनलोड होगा तो इतना आपके पास इंटरनेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए, है ना, इतना टाइम भी होना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, लास्ट बैच में करा होगा, तो इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो अब जो मैंने लास्ट बैच में डाउनलोड करके रखा था वो इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पेशेंसली इसको आपने इंस्टॉल करना है। इसको पूरा जब इंस्टॉल करेंगे तो ये टाइम लेगा, अराउंड 20 से 25 मिनट ये लेगा। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो माई सिक्वल है ये C++ के अंदर कोड करा गया है, यानी कि ये पूरा का पूरा C++ के अंदर कोड किया गया है। तो ये C++ की कुछ लाइब्रेरीज आपके सिस्टम में जरूर होनी चाहिए। अगर आपके सिस्टम में C++ की लाइब्रेरीज नहीं हुई तो ये शायद इंस्टॉलेशन टाइम पर आपसे कहेगा कि ये डिपेंडेंसी मुझे चाहिए, तो या तो ला कर दो या फिर इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव कर दो। ऑटोमेटिकली इसका जो इंस्टॉलर है वो C++ की फाइल है जो जो रिक्वायर्ड है वो सारा डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, तो कैसे करता है, क्या होता है, उसको देखते हैं।
तो ये मेरे पास है माई सिक्वल 8.0.23। ठीक है, सिंपली डबल क्लिक करना है इस पे। इस इंस्टॉलेशन को ध्यान से समझना है, ज्यादा बार ये पहली अटेम्प्ट में इंस्टॉल नहीं होता है ना, तो इसको ध्यान से देखना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। इवन मुझे भी नहीं पता कि मेरे लैपटॉप पर ये पहली बार में इंस्टॉल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अगर आपके लैपटॉप में 2 से 3 GB की रैम है तो इसे अटेम्प्ट मत करना, फिर आप पुराना वाला माई एसक्यूएल डाउनलोड करना, 5.5 वाला। फिर से सुन लो, अगर आपके लैपटॉप में 2 या 3 GB रैम है तो इसको अटेम्प्ट मत करना, ये हैंग हो जाएगा और पूरा हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप माई सिक्वल 5.5 मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर लेना। फिलहाल मान लीजिए ये मेरे सिस्टम पर इंस्टॉल हो रहा है और ये सही चल रहा है, फिलहाल चल जाएगा, 4 GB में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन आएगा कि आपको किस तरह का इंस्टॉल करना है। तो बाय डिफॉल्ट डेवलपर जो ऑप्शन आ रहा है यही आपको सेलेक्ट करना है। तो जो डेवलपर के काम के ऑप्शन है वो मुझे चाहिए, बाकी चीजें मुझे यहाँ पर बहुत कुछ मिल रहा है, वो मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें कहीं कोई चेंज नहीं करना है, डेवलपर डिफॉल्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पहली रिक्वायरमेंट आ गई, कह रहा है आपके लैपटॉप में माई सिक्वल विजुअल स्टूडियो 1.2.9 इंस्टॉल होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके में नहीं है। इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यस करेंगे। अब ये हमारा क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें हैं जो माई सिक्वल के साथ हमारी इंस्टॉल हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो हर कंपोनेंट ये हमारा सर्वर से डाउनलोड होगा माई सिक्वल के। तो इंटरनेट कनेक्शन इस वाले स्टेप को पूरा करने के लिए चाहिए। जैसे ही आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे, हर जो हमारा कंपोनेंट है वो हमारा माई सिक्वल से डाउनलोड होगा, माई सिक्वल की वेबसाइट से। क्लिक करना एग्जीक्यूट। पहला वाला कंपोनेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माई सिक्वल सर्वर, ये मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा कंपोनेंट आ रहा है माई सिक्वल वर्क बेंच। तो इस तरह से कई सारे कंपोनेंट हैं जो कलेक्टिवली हमारा माई सिक्वल को एग्जीक्यूट कराते हैं।
चलो जब तक ये सारे इंस्टॉल हो रहे हैं मैं इसके बारे में कुछ और चीजें बताता हूँ। तो जब आप अपने सिस्टम पर इस माई सिक्वल को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपके सिस्टम में जब माई सिक्वल आरडीबीएमएस इंस्टॉल हो जाता है, इंटरनेट कितना लगेगा? 600-700 MB काफी है। 450 MB का तो सेटअप ही सेटअप है। उसके बाद मुझे लगता है 100-200 MB और लगेगा, और 600-700 MB के आसपास हो जाएगा। तो अब इसे देखते हैं पहले। तो जो माई सिक्वल आरडीबीएमएस आपने अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये कैसे ऑपरेट होता है इसको समझते हैं। जैसे आप अपने विंडो को यूज करते हैं, विंडो को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम चलाने के लिए, तो विंडो में एक यूजर बनता है। तभी तो विंडो आप लॉग इन करते हैं। आप कई यूजर बना सकते हैं, है ना, गेस्ट यूजर, एडमिन यूजर, तो कई यूजर आप अपनी विंडो को रन करने के लिए बना सकते हैं। उसी तरह से हमारे जितने भी सर्वर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी यूजर बनाने का कॉन्सेप्ट होता है। तो आरडीबीएमएस के अंदर भी यही होता है, चाहे वो ऑरेकल हो, चाहे माईसीक्वल हो, चाहे कोई सा भी हो, हर किसी आरडीबीएमएस के अंदर यूजर क्रिएट होते हैं। तो जब आपका ये इंस्टॉलर चलेगा आगे, तो ये आपको पूछेगा कि भाई यूजर बन रहा है, उस यूजर का यूजर नेम, पासवर्ड ये आपको मेंशन करना है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा माई सिक्वल आरडीबीएमएस जब इंस्टॉल होता है तो इसके अंदर एक यूजर क्रिएट होता है, और उस यूजर का डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो रूट होता है। और जब आप इंस्टॉलर को कंप्लीट करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि हम आपके आरडीबीएमएस में रूट नाम का यूजर बना रहे हैं, आप इसका पासवर्ड बताइए क्या रखना चाहते हैं। रूट यूजर सबसे पहला यूजर हो गया। अब ये जितने चाहे और यूजर भी बना सकता है, ठीक है। अब जो रूट यूजर बन रहा है, इस तरह के कई यूजर आप अपने मशीन पर बाद में फिर अपना बना सकते हैं। अब जब ये यूजर बनेगा हमारा, तो एक यूजर के अंदर आप क्या क्रिएट करेंगे? डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो यहां पर आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। एक यूजर के अंदर जितने चाहे उतने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस इज लाइक योर रिपोजिटरी। ये एक्चुअल रिपोजिटरी है जो आपका डेटा को स्टोर करने वाला काम करेगी। तो एक यूजर जितने चाहे उतने डेटाबेस हमारा क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। तो ये डेटाबेस 1 हो गया, ये डेटाबेस 2 हो गया, ये डेटाबेस 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब हर डेटाबेस के अंदर आप टेबल बना सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर जितनी चाहे उतनी टेबल्स बना सकते हैं। एक डेटाबेस में जिस नाम की टेबल बन गई है, अब उस नाम की दोबारा नहीं बनेगी। लेकिन उसी यूजर में जो दूसरा डेटाबेस है, इसके अंदर आप जितनी चाहे उतनी टेबल किसी भी नाम की बना सकते हैं। तो टेबल के अलावा और भी चीजें हैं जो हम डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं। कुछ डेटाबेस में प्रोसीजर होता है, फंक्शन होता है, सीक्वेंस होती है, इंडेक्स होता है, ट्रिगर, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। हर डेटाबेस में सब कुछ मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डेटाबेस में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम आरडीबीएमएस की बात करें तो इसमें सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, है ना। इसके अंदर आप सीक्वेंस यूज नहीं कर पाएंगे। ऑरेकल में सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट होता है। टेबल हर डेटाबेस में होती है, उसी वजह से वो डेटाबेस बनाया जाता है। तो अब जो रूट यूजर होगा, इस रूट यूजर का पासवर्ड बताएंगे, और इसके अंदर आप अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फिर डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे, और टेबल टेबल के अंदर फिर आप अपने डेटा को रख सकते हैं। एक डेटाबेस में कितनी भी टेबल आप बना सकते हैं, एक डेटाबेस में कितनी भी टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके मशीन पे ही कहीं ना कहीं सेव होगी, ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में। आपके लैपटॉप में ही सारा डेटाबेस, उसके अंदर की टेबल इंक्रिप्ट करके आपके लैपटॉप में ही कहीं ना कहीं सेव कर दी जाती है। तो माई सिक्वल जब इंस्टॉल होता है तो आपके लैपटॉप में 2-3 अलग अलग लोकेशन पर फोल्डर क्रिएट करता है। उन्हीं में से किसी लोकेशन पर सारा डेटा को इंक्रिप्ट करके सेव करके चले, क्योंकि जब सिस्टम शटडाउन हो जाएगा और दोबारा आप स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो लेकर आएगा। लोकल कंप्यूटर पे जहां इंस्टॉल हो रहा है वहां पर कहीं ना कहीं फोल्डर बनाकर सेव करेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे देखने की मिल जाए तो अच्छी बात है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और कहां तक पहुंचा देखते हैं प्रोसेस।
तो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुके हैं। ये जितने भी आपको जो वर्ड नजर आ रहे हैं कनेक्टर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेशन करने के लिए यूज होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये कनेक्टर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सी प्लस प्लस का कनेक्टर है, ये जावा का कनेक्टर है, ये डॉट नेट का, ये पाइथन का है। मतलब पाइथन लैंग्वेज जो डॉट नेट जावा सी प्लस प्लस के साथ माई एसक्यूएल को इंटीग्रेट आप कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के। तो ये अभी फिलहाल हटा देते हैं। तो अब ये आपके सारे कंपोनेंट्स हैं जो माई एसक्यूएल के सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये कॉन्फ़िगर करेगा सारी चीजों को। नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर माई सिक्वल का जो पोर्ट नंबर है, टीसीपी आईपी पोर्ट नंबर, वो है 3306। तो अगर मैं माई एसक्यूएल 8 अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ, मान लीजिए कल को माई सिक्वल 9 आ जाए, क्या मैं उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ? ऐसा तो नहीं है 8 को हटाना पड़ेगा। हमने कहा नहीं, माई सिक्वल 9 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो पोर्ट नंबर होगा वो ये नहीं होगा, कुछ और होगा। अगर आप कोई सा भी डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप पर, उसका पोर्ट नंबर ये नहीं होगा। पोर्ट नंबर किसी डेटाबेस की पहचान होती है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस पर आप ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करना। जब वेब पढ़ेंगे आप जेंगो वगैरह, वहां पर ये पोर्ट नंबर वाली बात और आपको समझनी होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि रूट यूजर बिहाइंड द सीन बना दिया गया। अब बताओ उस रूट यूजर का पासवर्ड क्या रखना चाहेंगे। और अभी तो आप ये बताओ कि जो पासवर्ड दोगे वो कौन सी टेक्निक का यूज करके दोगे। तो पुरानी टेक्निक है ये, इसमें ज्यादा बातें आपको नहीं बतानी कि लोअर केस आना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो नया टेक्निक आ रहा है पासवर्ड देने का वो ये है। तो आप अपने माई एसक्यूएल में तो प्रैक्टिस करने के लिए टेबल के अंदर डेटा रखोगे, कोई बैंकिंग इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल डेटा तो है नहीं हमारे पास कि हमें बहुत ज्यादा इंक्रिप्टेड पासवर्ड वगैरह बनाने पड़े। तो मैं अभी के लिए लीगेसी तरीका, जो पुराना तरीका था पासवर्ड देने का, वो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, क्योंकि कोई ज्यादा खास सिक्योरिटी मुझे नहीं मेंटेन करनी है। यहाँ पर हमें एसक्यूएल सीखनी है, डेटाबेस नहीं सीखना। डेटाबेस मजबूरी है, हमें इंस्टॉल करना पड़ रहा है एसक्यूएल को सीखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। अभी कह रहा है अपना पासवर्ड दो। ठीक है, तो देखो हमारी लाइफ में इतने पासवर्ड आ गए हैं कि डेफिनेटली आप यहाँ पासवर्ड दोगे, 4 दिन बाद उसे भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे। और माई सिक्वल की सबसे बड़ी कमी क्या है, अगर इसको आपने मान लो अनइंस्टॉल करने की कोशिश करी दोबारा, कि मैं पासवर्ड भूल गया, अनइंस्टॉल करते हैं और दोबारा इंस्टॉल करेंगे, इतनी मेहनत करने के बाद 20-25 मिनट लगाने के बाद ये क्या बोलेगा, पुराना पासवर्ड बताओ पहले। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद बोलेगा पुराना पासवर्ड बताओ। बड़ा ध्यान रखना कि माई सिक्वल को अनइंस्टॉल करने में आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो जो पासवर्ड है उसको ऐसा दो कि आप भूलो ही ना, चाहकर भी ना भूलो। तो मैं जनरली माई सिक्वल के रूट यूजर का जो पासवर्ड देता हूं वो रूट ही दे देता हूं, ROOT, लोअर केस में लिख दिया है ROOT। अब मैं भूल जाऊंगा तब भी याद रहेगा मुझे, है ना, कि जो मेरा यूजर नेम है रूट, वही मैंने पासवर्ड दे दिया है। आप भी ऐसा ही करो, नहीं करोगे तो डेफिनेटली 4 दिन बाद, नहीं तो 2 महीने बाद भूल ही जाओगे। पासवर्ड कह रहा है वीक है, कोई बात नहीं, हम वीक से काम चला देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर कहीं कोई चेंज नहीं करने, सर्विस रजिस्टर्ड हो रही है हमारी। जब तक सर्वर की माई सिक्वल की सर्विस रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक सर्वर चलेगा नहीं। तो ये डिफॉल्ट चीजें जो होने देते हैं। उसके बाद एक एक करके सारे एग्जीक्यूट होंगे हमारे, है ना। तो अब ये प्रोसेस है हमारा इंस्टॉलेशन का, वो फाइनल हो रहा है ना। तो ये चेक कर रहा है जो जो चीजें इंस्टॉल हुई हैं सारा परफेक्ट काम कर रही है नहीं कर रही है। और जो हमारा माई सिक्वल का सर्वर है उसकी सर्विस भी ये स्टार्ट कर देगा।
चलिए, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। और इसको फिनिश कर दें। ठीक है, अब ये हमारा जो माई सिक्वल का सर्वर था, ये हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। बाकी की दो चीजें, माई सिक्वल रूटर और माई सिक्वल सैंपल्स, इनकी जरूरत नहीं है। आप इसमें अपना टाइम चाहें तो बचा सकते हैं, इनको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे राउटर और सैंपल वगैरह भी इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। और अगर आप इसको कैंसिल भी कर देंगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो मेरा माई सिक्वल का जो अपना पोर्शन है वो मेरा सही से इंस्टॉल हो गया। अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो इसको यूज करने के लिए हम लोग कमांड के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमारे पास बिना कमांड के ऑप्शन भी आते हैं, इसका वर्क बेंच आता है, यूआई इंटरफेस आता है, जहां पर हम क्लिक कर करके अपने सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करेंगे तो फायदा क्या सीखने का फिर, है ना? तो हमें कमांड के थ्रू डेटाबेस ऑपरेट करना आना चाहिए। जो इसका नेटिव बिहेवियर है वो यही है। तो कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। और आप चाहें तो माई सिक्वल भी अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट लेकर आता है, तो माई सिक्वल का कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो हम माई सिक्वल के कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो? जब आपका माई सिक्वल सही से इंस्टॉल हो जाएगा तो सर्च बार में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। तो ये आ रहा है माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। तो ये माई सिक्वल का अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूं। तो हमसे कह रहा है एंटर पासवर्ड। अब यूजर नेम इसने नहीं पूछा। बाय डिफॉल्ट ये जो माई सिक्वल कमांड लाइन क्लाइंट है रूट यूजर के साथ कनेक्टेड है। आप रूट यूजर से पहले लॉगिन होइए, उसके बाद फिर आप किसी भी यूजर में लॉगिन कर सकते हैं, बना सकते हैं और ऑप्शन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिखना है सीधा, एंटर करेंगे। अब अगर आपका ये पासवर्ड गलत हुआ, अगर आपका ये पासवर्ड गलत हुआ तो ये बताता नहीं है आपको कि आपने रॉन्ग पासवर्ड एंटर कर दिया। मान लीजिए मैं गलत दे देता हूँ। अब जैसे मैंने गलत दिया और मैं एंटर करूंगा, ये जो स्क्रीन दिख रही है ये इनविजिबल हो जाएगी। अब आपको लगेगा मेरे में वायरस आ गया, पता नहीं माई सिक्वल सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आपने पासवर्ड लिखा और स्क्रीन गायब हो गई, इसका मतलब है रॉन्ग पासवर्ड आपने एंटर किया है। तो मेरे हिसाब से आने वाले वर्जन में सही हो जाना चाहिए और ये बताएगा कि भाई इनवैलिड पासवर्ड है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट बताएगा, वो गायब नहीं होगा, वो बताएगा कि पासवर्ड इनवैलिड है या वैलिड है, जो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वापस से माई सिक्वल कमांड लाइन क्लाइंट ओपन करता हूँ। और यहाँ मैंने इस बार सही पासवर्ड दे दिया, रूट। और ये हमारा कनेक्ट हो गया, ऑरेकल के बारे में बता रहा है, तो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब क्या करना है आपको यहाँ पर? अब आप इसमें अपना डेटा पहले स्टोर करेंगे। डेटा को स्टोर करने के लिए हमें टेबल क्रिएट करनी होती है। तो टेबल एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें आप अपना डेटा को स्ट्रक्चर वे में रो कॉलम की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, टेबल बनाने के लिए हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है और डेटाबेस को क्रिएट करने की एक कमांड होती है और उस कमांड का नाम है क्रिएट कमांड। तो एक बार मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगा, तो आपको फिर बाद में जितनी भी हम कमांड्स पढ़ रहे हैं उन कमांड्स का मैं ग्रुपिंग कर दूंगा कि एसक्यूएल जो कमांड्स होती हैं इनको भी हम लोग डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो एक होती है हमारी डीडीएल, एक होती है हमारी डीएमएल, और एक होती है हमारी डीक्यूएल, और एक होती है हमारी डीसीएल, और एक होती है हमारी
TCL। तो जनरली ये 5 तरह की हमारी क्वेरीज होती हैं, ठीक है। इसमें भी बड़ा डिस्प्यूट सा रहता है, कोई ऑथर इनको 3 में खत्म कर देता है, कोई 4 में बताता है, कोई 5 में बता देता है, ठीक है। तो मोटा मोटा समझ लेते हैं। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन कमांड्स। DDL का फुल फॉर्म हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर वो कमांड्स हैं जिनसे हम डेटाबेस में कुछ क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हो? डेटाबेस ही क्रिएट कर सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं, और क्या क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो हर वो चीज जो हम MySQL RDBMS में क्रिएट कर पाएंगे अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हमारा किसके अंदर आएगा? इस DDL के अंदर आएगा। तो जो क्रिएट कमांड होगी वो हमारा इसके अंदर हमारी शामिल होगी, ठीक है। उसके बाद क्रिएट करने के बाद जो भी आपने क्रिएट करा है उसको आप ड्रॉप भी करोगे। ड्रॉप मतलब जो चीज आपने बनाई उसको डिलीट करना, टेबल बनाई उसे डिलीट करना, तो वो भी DDL के अंदर आपका आ जाएगा। टेबल बनाई, फिर याद आया यार 2 कॉलम और ऐड करने हैं, अल्टर। आपने टेबल बनाई, फिर याद आया प्राइमरी की तो रह गई इसमें ऐड करने से, अल्टर। तो इस तरह की कमांड्स जो हमारे डेटा पर काम नहीं करती हैं, डेटा जहां रखा जाता है उसके स्ट्रक्चर पे काम करती हैं। डेटा मेरा कहाँ रखा जा रहा है? टेबल पे, या जहां जहां डेटा रखा जा सकता है RDBMS के अंदर, तो उसके स्ट्रक्चर को हमारा मेंटेन करना, उसके स्ट्रक्चर को मैनेज करना, वो सारी कमांड्स जो हमारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को मैनेज करती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? DDL कमांड कहलाती है। डेटा डेफिनेशन, जहां पर डेटा स्टोर किया जाएगा उसकी जो डेफिनेशन होती है, टेबल, सीक्वेंस, प्रोसीजर, फंक्शन, जो जो होता है डेटाबेस में, उन सब के लिए ये हमारी कमांड्स होती है। DML, DML का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि डेटा टेबल में आ गया, अब टेबल में डिलीट करना, टेबल से डेटा को अपडेट करना, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना। तो ये जो चीजें होती हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब किसके अंदर आती हैं? हमारी DML के अंदर आती हैं। अब बहुत से ऑथर क्या करते हैं, सेलेक्ट को भी DML के अंदर दिखा देते हैं कि भाई सेलेक्ट कमांड भी इसी के अंदर आती है। बट कुछ लोग कहते हैं भाई सेलेक्ट क्वेरी से आपका डेटा कैसे मॉडिफाई हुआ? भाई ये जो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट है, इससे तो टेबल के अंदर रोज में चेंजेस होते हैं, है ना। बट सेलेक्ट कमांड से कोई चेंज तो होगा नहीं डेटा के टेबल पर, है ना। तो इसलिए बहुत से लोग सेलेक्ट को यहां से हटाकर यहां रख देते हैं कि भाई सेलेक्ट कमांड कहाँ आएगी? क्वेरी। क्वेरी मतलब क्या होता है? कुछ आप किसी से मांगते हैं और आपको कुछ दिया जाए, हम क्या बोलते हैं? क्वेरी आई है। तो क्वेरी का मतलब है जिसका जवाब दिया जाना हो, उसे हम बोलते हैं क्वेरी। तो सेलेक्ट ही तो वो होता है जो हमारा डेटाबेस में जाता है और कुछ लेकर आता है। तो DQL के अंदर इसलिए सेलेक्ट वगैरह हमारा यहाँ पर आ जाता है। ये आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ पर यूजर कई सारे बना दिए, एक रूट यूजर है और एक यूजर बना दिया सोनू नाम से, एक बना दिया मोनू नाम से, है ना। इस तरह से सोनू मोनू तो खैर सही नहीं रहेंगे। मान लो एक बना दिया मैंने यहाँ पर बैच 1 नाम से। बैच 1 के अंदर बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। एक बना दिया बैच 2 करके, इसमें बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। अब रूट यूजर के अंदर एक टेबल बनाई मैंने, मान लो स्टूडेंट नाम की। अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट टेबल को कौन रीड कर पाए, कौन अपडेट कर पाए, कौन इसको डिलीट कर पाए। तो मैं ये क्या करना चाहता हूँ? कंट्रोल करना चाहता हूँ, परमिशन लगाना चाहता हूँ। तो मैं इंडिविजुअल यूजर के लिए परमिशन लगा सकता हूँ, या बहुत सारे यूजर का मैंने एक बैच बना लिया है, उस पूरे बैच के लिए मैं परमिशन लगा सकता हूँ। तो वो कमांड जो हमारा टेबल को एक्सेस करना है, नहीं करना है, कौन यूजर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सारी कमांड जो आती है हमारे यहाँ पर, वो सब क्या आती है? हमारी DCL के अंदर ये सारी कमांड्स हमारी आती है। तो ये एज ए डेवलपर हमें इन पर ज्यादा काम नहीं करना होता है। जो DB एडमिन होते हैं, डेटाबेस एडमिन जो होते हैं, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका काम ही यही होता है, परमिशन ऐड करना, परमिशन हटाना डेटाबेस की टेबल के अंदर से। TCL के अंदर क्या आता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे कोई भी आपका डेटाबेस ऑपरेशन हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि जब तक आपका MySQL चल रहा है तब तक ये दिख रहा है, और जैसे ही MySQL आपने क्लोज करा, जैसा था फिर से वैसे ही हो गया। तो हमें क्या करना है? कमिट करना चाहिए, अपनी ऑपरेशन को कमिट करना चाहिए ताकि वो परमानेंट हो जाए। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कमिट करना, रोल बैक करना,
सेव पॉइंट बनाना, इस तरह की जो कमांड्स होती हैं वो कहाँ आती है, हमारी टीसीएल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो डीसीएल में कोई कमांड का एग्जांपल लिखा नहीं मैंने, लिख देता हूँ इन्वोक। इन्वोक एक कमांड होती है, लॉक अनलॉक नाम की कमांड होती है, ये सब हमारा डीसीएल के अंदर हमारी आ जाती है। तो ये हमारा जितनी भी एसक्यूएल कमांड्स हम पढ़ने वाले हैं, ये इस तरह से आप ग्रुपिंग के फॉर्म में समझ सकते हैं। तो जो हमारा क्रिएट करने वाली कहानी है, चाहे वो डेटाबेस क्रिएट करो, चाहे यूजर क्रिएट करो, चाहे टेबल क्रिएट करो, चाहे व्यू क्रिएट करो, क्रिएट नाम की कमांड से ही क्रिएट हो जाएगा। तो काफी आसान हो गया फिर तो क्रिएट। अब आपको बताना पड़ेगा ना क्या क्रिएट करना है, क्योंकि ये तो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, बताओ क्या क्रिएट करना है। हमने कहा भी डेटाबेस क्रिएट करना है सबसे पहले, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम बताइए, किस नाम से डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके बैच के टाइम के नाम से डेटाबेस बना देता हूँ, क्योंकि फिर मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने आपके वाले बैच में डेटाबेस किस नाम से बनाए, इतने सारे बैचेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 530 नाम से डेटाबेस बना दिया, क्रिएट डेटाबेस 530। अब उसके बाद जितनी भी हमारी, अच्छा इसे बोलते हैं एसक्यूएल, ये जो मैंने लिखा है इस पूरे को आप क्या बोल सकते हैं, इस पूरे के कई सारे नाम हैं। आप इसे बोलेंगे एसक्यूएल कमांड, इसको बोल सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी, इसको आप बोल सकते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो कोई ऑथर एसक्यूएल कमांड वर्ड यूज करता है, कोई एसक्यूएल क्वेरी वर्ड यूज करता है, कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट ज्यादा सही है। एसक्यूएल कमांड तो इतनी हो गई, ये कमांड हो गई। अब इस कमांड के आगे अगर मैं कुछ लिख रहा हूं तो ये भी क्वेरी बन रही है। ठीक है, तो एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए मुझे एसक्यूएल कमांड की जरूरत पड़ती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो क्वेरी और स्टेटमेंट वर्ड ये इंटरचेंजेबल है, और इनको लिखने के लिए हमें एसक्यूएल कमांड आनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट या एसक्यूएल क्वेरी लिखी है, क्या इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा? सी प्लस प्लस डॉट नेट जावा की तरह पाइथन में नहीं होता है। पाइथन के स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं होते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन डेटाबेस में जो डेटाबेस की एसक्यूएल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये डिपेंड करता है डेटाबेस पर, कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हैं। हमने कहा माई सिक्वल यूज कर रहे हैं, तो जो माई सिक्वल डेटाबेस है इसमें ये मस्ट है कि आपको करना है। लेकिन हर डेटाबेस में जरूरी नहीं है, हो सकता है ऑरेकल में ये ऑप्शनल हो सकता है DB2 ऑप्शनल हो। तो ये जो स्टेटमेंट टर्मिनेशन है ये डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करेगा। तो माई सिक्वल में तो ये जरूरी है, तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और उस डेटाबेस का नाम हो जाएगा 530। क्या कह रहा है, एरर दिखा रहा है। डैश हटाओ, मुझे लग रहा है डैश अलाउड नहीं है, सिर्फ 530 ऐसे लिख दो। ठीक है, अब क्यों, डेटाबेस के नाम में सारी डिजिट नहीं हो सकती? मान लो लिख दिया 532 7। देखो दो नई चीजें आपके सामने आ गई, सब कुछ सही था, सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पर डेटाबेस का जब आप नाम दे रहे हैं तो उसमें डैश और सारी डिजिट अलाउड नहीं है, ऐसा हमें नजर आया। अब ये बात हर डेटाबेस में अलग अलग होगी, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर है वो हर जगह है। ठीक है, हर डेटाबेस के लिए ये अलग अलग होगी। ठीक है, चलिए, तो अब फिलहाल मेरा डेटाबेस तैयार हो गया है, डेटाबेस की क्वेरी ओके हो गई है, 532 7 बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से और ही बना सकते हो, जितने आप चाहो उतने डेटाबेस आप बना सकते हो। मान लो एक बना दिया मैंने 7 to 8 करके, तो ये डेटाबेस बनकर तैयार हो गए। देखें जरा बैकग्राउंड में जाके कहीं दिख जाएंगे। तो माई सिक्वल 3 फोल्डर आई थिंक क्रिएट करता है बिहाइंड द सीन। एक तो सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर आएगा। एक तो ये फोल्डर है माई एसक्यूएल करके, या तो यहाँ पर कहीं कुछ नजर आएगा, है ना, अंदर ढूंढेंगे मिलेगा। दूसरा एक फोल्डर क्रिएट होता है यूजर्स के अंदर, यूजर नेम के अंदर, ऐप डेटा के अंदर, रूमिंग के अंदर,
यहाँ देखो शायद एक माई एसक्यूएल का यहाँ भी बना होगा, नहीं बनाया अभी। वापस करो, लोकल के अंदर माई सिक्वल, यहाँ भी नहीं बना है। प्रोग्राम डेटा में देखो, प्रोग्राम डेटा में एक तो ये बना माई एसक्यूएल, ये बन गया। देखो जो मैंने डेटाबेस बनाया अभी बिहाइंड द सीन, वो डेटाबेस ये रहे। ठीक है, 7 to 8 बनाए मैंने, 5:30 to 7 बनाई अभी। तो बिहाइंड द सीन जितने डेटाबेस आप बना रहे हैं वो सब सिस्टम में एक फोल्डर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब इसके अंदर जितनी भी मैं टेबल बनाऊंगा वो सारी टेबल इसके अंदर एक फाइल, इंक्रिप्टेड फाइल में मेरी सेव कर दी जाएंगी। तो अगर कोई मैं टेबल बनाता हूँ, जिस डेटाबेस के अंदर बनाऊंगा उस डेटाबेस के अंदर वो फाइल बनकर हमारी सेव हो जाएंगी। तो इस पर आपको मैनुअली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बिहाइंड द सीन डेटा कहाँ परसिस्ट हो रहा है मशीन में, वो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, आप इसको हटा ही दो। फिलहाल डेटाबेस बनकर मेरा तैयार हो गया। अब क्या चाहते हो, अब टेबल बनानी है। टेबल कहाँ बनेगी, किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर बनेगी। तो जिस डेटाबेस के अंदर बनाना चाहते हो, ये बात कहाँ लिखी है हमने, मैंने अभी 2 डेटाबेस बना दिए। अच्छा, अगर मुझे देखना हो कि मेरे अभी रूट यूजर में कितने डेटाबेस बन चुके हैं, तो देख सकते हैं, शो शो नाम की कमांड होती है, उसके बाद लिखेंगे डेटाबेसेस। तो ये तो वो हो गए जो मैंने बनाए, और ये 4 पहले से ही ये हमारा ऑटो जनरेटेड डेटाबेस होते हैं, जो इंटरनल अपना कहीं यूज हमारा करता होगा अपने खुद के इंस्टॉलिंग इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, हमारे वाले वो ये रहे। ठीक है, तो शो कमांड हो गई, डेटाबेसेस, जितने डेटाबेस अभी करंट यूजर रूट चल रहा है उसमें बने हुए हैं, उन सबकी लिस्ट हमारे यहाँ पर ये दिखा देगा। अब अगर मैं कोई टेबल बनाने का कमांड लिखता हूं तो इनमें से किसके अंदर बनेगी वो टेबल, तो उसके लिए आपको उस डेटाबेस के अंदर पहले एंटर करना होगा। तो किसी डेटाबेस के अंदर एंटर कैसे करेंगे, यूज कमांड का यूज करेंगे। तो यूज नाम की कमांड आएगी, और इस यूज कमांड के आगे आप लिखेंगे डेटाबेस का नाम। आपने लिख दिया 5:30 to 7। अब आपका डेटाबेस चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो भी आप ऑपरेशन करेंगे टेबल बनाने के, या जो भी बनाएंगे डिलीट करेंगे, वो इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग होगा। हाँ भाई रवि, क्या पूछना है बताओ। सर हम लोग जब डेटा स्टोर करें दोबारा बोलिए। सर जो हम लोग डेटा स्टोर करेंगे हाँ हाँ, उसको कहाँ पे हम लोग देखेंगे, बार बार मैन्युअली जाके वहाँ यूजर के पास नहीं नहीं, अरे नहीं, ये तो बस मैंने आपको बता दिया। मैनुअली जाकर थोड़ी देखेंगे, जो भी देखना है उसकी कमांड आएगी। डेटा स्टोर करने की कमांड होगी, डेटा देखने की भी कमांड, जो भी आएगा यहाँ पर आएगा। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है सारा का सारा खेल इसी कमांड प्रॉम्प्ट पे होगा। डेटा यहाँ से ही जाएगा डेटाबेस में, यहाँ से ही देखोगे। तो एक ऑप्शन तो यही है, कमांड के थ्रू करना, ये हमें आना चाहिए। दूसरा, इसके यूआई भी आते हैं। आप माई एसक्यूएल में कमांड लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है तो इसका यूजर इंटरफेस आता है, उसके थ्रू आप क्लिक करके देख सकते हैं सारा। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आपने वो यूज करना है तो फिर सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको कमांड लिखनी आनी जरूर चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अभी मैंने इतना कर दिया आपके लिए। तो ये सारा आपके अपने लैपटॉप पर 2 दिन आपके पास सैटरडे संडे हो जाना चाहिए। मंडे को हम लोग टेबल बनाकर उसमें ऑपरेशन करने शुरू करेंगे। तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करें, इस रिकॉर्डिंग को देखकर साथ साथ बार बार रिकॉर्डिंग को प्ले पॉज करके साथ साथ इंस्टॉल करें। कोई भी स्टेप गलत हो जाएगा तो आपको ज्यादा समय लग जाएगा इंस्टॉल होने में। चलिए, मंडे को मिलेंगे सेम टाइम 5:30 पर। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप में से आधे से ज्यादा लोग इसको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर चुके होंगे, क्योंकि जो जेंगो पढ़ेंगे उनको भी ये आएगा, चाहिए, जरूरत पड़ेगी उनको। हाँ भाई राहुल, क्या डाउट है, पूछो। हेलो। हाँ राहुल पूछिए। सर ये कह रहा हूँ, जो आपने बोला यूआई के थ्रू भी हो जाता है, तो हाँ, क्या यूआई के थ्रू सर क्वेरी तो नहीं होता होगा ना, वो तो सिर्फ शो करने के लिए होता होगा? नहीं, उसमें क्वेरी लिखने का भी आता है। अच्छा। जो इसका वो यूआई आता है उसमें आप क्वेरी भी लिख सकते हो, और आप उसके अंदर डायरेक्टली जाके भी यूज कर सकते हो। नहीं, वो तो वर्क बेंच होता है ना सर हाँ, उसमें। वर्क बेंच, एग्जैक्टली।
उसमें सर अगर ऐसा कुछ हो कि मतलब क्वेरी ना लिखना पड़े, क्योंकि सर मेरे को हाँ वो भी है, बिना क्वेरी लिखे भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, उसमें ऑप्शन आते हैं, यहाँ क्लिक करो वहां क्लिक करो, हो गया। ग्राफिकली ज्वाइन वाइन Graphically, सारा कुछ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो वर्क बेंच ओपन करके देखना, उसमें सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लो, 1 मिनट देते हैं। क्योंकि सर मेरे को 20-20 30-30 टेबल ज्वाइंस करने पड़ते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, फिर वो समझ में यूआई में फिर ये तो बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिर तो कमांड लिखकर ही ये फास्ट कर सकते हैं। Okay. अब मान लीजिए वर्क बेंच में ओपन करके देखता हूँ, चलती है मेरे में। अभी माई सिक्वल मैंने इंस्टॉल किया है, चलते हैं माई सिक्वल के अंदर। और ये माई सिक्वल वर्क बेंच यहाँ पर आ रहे हैं। थर्टी टू बिट का, जिसका लैपटॉप 32 बिट का है वो 32 बिट का कर ले इंस्टॉल। 32 वाला दोनों पर चल जाएगा, 64 पर भी चल जाएगा और 32 पर चलेगा, 22% ट्रू नहीं है। ये लिखा हुआ है, MySQL Workbench is the official graphical user interface that is GUI tool for MySQL। तो MySQL जो रूट यूजर है उससे कनेक्शन बना लीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए, कनेक्शन बन जाएगा, पासवर्ड आपका रूट। तो अब आपको ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के ऑप्शंस देखने होंगे कि किस ऑप्शन से क्या हो रहा है, किस ऑप्शन से क्या नहीं हो रहा है। जैसे ये रिकनेक्ट करने का आगे देखो, यहाँ कहीं डेटाबेस का एक ऑप्शन कहीं ना कहीं दिखाई देगा। नहीं तो नंबर ऑफ कनेक्शन बता रहा है कितने अब तक बने हुए हैं, ये वो वाला ऑप्शन नहीं। देखना पड़ेगा इसको भाई एक बार। बहरहाल यहाँ से हो सारा काम जाएगा आपको, एक बार इसको ऑप्शन को इनके एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन से हमारा क्या हो रहा है। याद है स्कीमास पे क्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन नीचे टैब आ रहा था, इसके बराबर में स्कीमास नाम का टैब आ रहा है। तो स्कीमा के अंदर ही आपको सारे डेटाबेस दिखाई दे रहे हैं, 532 7 ये रहा। इसके अंदर टेबल बनाई होगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। टेबल, व्यूज, प्रोसीजर, फंक्शंस, ये 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम बना पाएंगे। तो अगर कोई टेबल बनाई होती तो यहाँ पर दिखाई देती, यहाँ से बनाएंगे तो वहां भी दिखाई देगी, वहां से बनाएंगे तो यहाँ भी दिखाई देगी। कर सकते हैं यहाँ से ऑपरेट, बस इन ऑप्शंस को एक बार देखना पड़ेगा। चलो भाई, हाँ भी उज्जवल क्या पूछना है पूछ। नहीं सर, बस यही कह रहा था कि वो स्कीमा के अंदर डेटाबेस का ऑप्शन दिख रहा है। हाँ हाँ, चलिए मंडे को मिलेंगे।